वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने न्यू क्रिटिसिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स कवर कर लिए हैं। आई रिचर्ड्स को कवर कर लिया, टीएस एलिट को कर लिया, और रैनसम हो गया, ब्रूक्स हो गया, और विलियम एम्सन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं दो ऐसे क्रिटिक्स जिनके सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स ही इतने फेमस हो गए हैं कि हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट उन्हें याद करता है। तो ये है डब्ल्यू के विमसेट और बियर्डस्ले। ठीक है, ये दोनों अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक्स थे। इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को और साइंटिफिक बना दिया। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स पोइट्री पढ़ते वक्त दो बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। आज हम उन मिस्टेक्स को ही समझेंगे। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो देख लेते हैं। द वर्बल आइकन जो काफी फेमस है, इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये उनके कुछ वर्क्स है। फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। अब हम देखते हैं कि इंटेंशनल फैलेसी जो है वो क्या है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि जैसे इनका जो मेन वर्क था ना, वो था कि द वर्बल आइकन। ठीक है, उसके बाद था इंटेंशनल फैलेसी और फिर इफेक्टिव फैलेसी। अब जैसे सपोज करो कि पोएम का मीनिंग डिसाइड कौन करता है। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ तो क्या पोइट करता है, रीडर करता है, टेक्स्ट करता है? तो न्यू क्रिटिसिज्म यही बोलता था ना कि टेक्स्ट करता है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए विमसेट और बियर्सली ने दो ये फेमस फैलेसीज दी थी, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंशनल फैलेसी क्या है। ठीक है, ये यूजीसी नेट के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंट मतलब ऑथर का पर्पस। तो क्या पोयम का मीनिंग ऑथर के इंटेंशन से डिसाइड करना चाहिए? तो विमसेट बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंटेंशनल फैलेसी का मतलब ही ये है कि ऑथर के इंटेंशन के बेसिस पर पोयम को जज करना, और ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। मान लीजिए जैसे पोयम है, पोइट ये बोलता है पोयम में कि मैंने ये पोयम हैप्पीनेस के लिए लिखी है। लेकिन पोयम पढ़ने के बाद अगर रीडर को सैडनेस फील होती है, उसको किसी पॉइंट पे ऐसे लगता है कि ये तो लोनलीनेस की है, कुछ अलग फीलिंग आती है, जो पोएट बोल रहे हैं वैसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही। तो अब क्या करेंगे? पोएट की बात मानेंगे या पोएम की? तो विमसेट बोलते हैं कि हमेशा पोएम की मानो। ऑथर की प्राइवेट इंटेंशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आप सपोज कीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि एक पेंटर बोलता है कि मैंने हॉर्स बनाया, लेकिन पेंटिंग देखने पर सबको वो जैसे डॉग जैसा दिख रहा है। तो अब हम पेंटिंग जज करेंगे या पेंटर की बात को जज करेंगे? तो आर्ट वर्क जो है वो खुद अपना एविडेंस देता है, पोएम भी सेम वैसी ही है। तो इंटेंशनल फैलेसी क्या है कि ऑथर को मत देखो, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ो। सेकंड इन्होंने जो दी थी वो थी अफेक्टिव फैलेसी। ये इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे मान लीजिए अगर मुझे पोएम पढ़कर रोना आ गया, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगी कि पोएम बहुत ही ग्रेट थी? या अगर मुझे पोएम बोरिंग लगी तो मैं क्या बोलूंगी? पोएम बहुत ही सैड थी, बहुत ही बोरिंग थी। तो विमसेट बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अफेक्टिव फैलेसी क्या है कि रीडर की पर्सनल फीलिंग के बेसिस पर पोएम को जज करना, और ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच है। जैसे मान लीजिए एक हॉरर पोएम है, तो एक स्टूडेंट को तो बहुत डर लगेगा, दूसरे को बिल्कुल नहीं लगेगा। अब पोएम अच्छी है या बुरी है, रीडर के इमोशंस अलग अलग होंगे। इसलिए रीडर की फीलिंग्स है वो फाइनल प्रूफ नहीं हो सकती है। अब जैसे कोई मूवी है, तो जैसे आशिकी वाली जो आई थी, आशिकी 2, आशिकी 1 थी, आशिकी 2 कुछ लोगों को बहुत ही बोरिंग लगी। कुछ लोग हँसते हैं कि देखना क्या ड्रामा है, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो मूवी चेंज नहीं हुई है, रिएक्शन चेंज हुए। इसी तरह पोएट्री को रीडर के रिएक्शन से जज नहीं करना चाहिए। इनका जो डिफरेंस ये है वो यही है कि इंटेंशनल फैलेसी क्या है कि ऑथर पर डिपेंड करना, और अफेक्टिव फैलेसी क्या है? रीडर पर डिपेंड करना। तो न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि टेक्स्ट पर डिपेंड करना चाहिए, ना तो ऑथर पे करो ना रीडर पे। पूरा जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, टेक्स्ट एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विमसेट और बियर्ड्सले बोलते हैं कि पोएम पब्लिश होने के बाद वो ऑथर की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, वो एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट बन जाती है। अब उसका एनालिसिस सिर्फ टेक्स्ट के बेस पर ही होना चाहिए। जैसे अगर शेक्सपियर आज जिंदा होते और वो बोलते कि हैमलेट का मीनिंग ये है, तो विमसेट बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो फाइनल एविडेंस है फिर भी उसका टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द वर्बल आइकन। ये बहुत ही फेमस बुक है उनकी।
इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट्री को एक वर्बल ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करो। लैंग्वेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो a poem is a verbal icon, a self-contained structure of words arranged in a particular way. ओके, उसके बाद अगर हम कंपैरिजन देखते हैं इलियट और विमसेट को, जो हमने पहले पढ़े, तो इलियट क्या कहते हैं कि पोएट की पर्सनैलिटी से बाहर निकलो। विमसेट कहते हैं कि ऑथर के इंटेंशन से बाहर निकलो, उसको इग्नोर करो। दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, टेक्स्ट सेंटर रीडिंग करो। रिचर्ड्स और विमसेट क्या है? रिचर्ड्स बोलते हैं कि मीनिंग एनालाइज करते हैं और विमसेट बोलते हैं कि मीनिंग डिसाइड करने या रॉन्ग मेथड्स को रिजेक्ट करो। ब्रूक्स और विमसेट को देखें तो ब्रूक्स बोलते हैं कि पोएट्री क्या है? पैराडॉक्स है, और विमसेट कहते हैं पोएट्री क्या है? इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है, ठीक है? अब उसका जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। द मून स्माइल्ड एट मी, तो ऑथर क्या सोच रहा है ये इग्नोर कर दो। रीडर को क्या फील हो रहा है ये इग्नोर कर दो। टेक्स्ट क्या कह रहा है वो एनालाइज करो। मून क्या है? स्माइल कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, टोन है, ये सब देखो। यही न्यू क्रिटिसिज्म है, ठीक है? तो एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। इंटेंशनल फैलेसी क्या है? कि ऑथर के इंटेंशन के बेसिस पर पोएम को जज करना बिल्कुल गलत है। अफेक्टिव फैलेसी क्या है? रीडर के इमोशंस के बेसिस पर पोएम को जज करना बिल्कुल गलत है। वर्बल आइकन में क्या बताया कि लैंग्वेज और टेक्स्ट की इंडिपेंडेंस को एम्फेसाइज करता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म का कोर प्रिंसिपल फिर से वही रहा है कि टेक्स्ट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीनिंग। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कवर करेंगे एलन टेट को, थ्योरी ऑफ टेंशन। थैंक यू सो मच।